अस्सलाम वालेकुम पाइन, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 17 मई 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लीजिए, वो ख्वाब वो ख्वाहिश जो हुकूमत के यहाँ थी बड़े तवील अरसे से, वो अब जुबान पे आ गई। क्या? वोटर की उम्र 18 से 25 बरस करनी है, बढ़ानी है। पीटीआई की जो मकबूलियत है उसके रोकने का, खान साहब के साथ जो नौजवान वोटर जुड़ा हुआ है उसको काटने का ये मनसूबा एक तवील अरसे से हुकूमती फैसला साजों के जहन में था, बल्कि तमाम फैसला साजों के जहन में था। तो अब वो बात उन्होंने कल रात सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में कह दी कि ये तजवीज़ तो ज़ेर गौर है, क्योंकि 28वीं तरमीम की आमद है, उसकी भी तस्दीक हो रही है। हालांकि आज़म नज़ीर तारड़ एक दो दिन पहले कुछ और कह रहे थे। हालांकि जनवरी में मेरे ख्याल इसी बरस एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। प्लानिंग के वजीर हैं, बड़े अहम वजीर हैं, सीनियर लीगी रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल भी हुआ करते थे, अब पता नहीं है या नहीं। उन्होंने कहा बेसलेस है, वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ या ऐसी कोई बात है ही बेसलेस, बेबुनियाद है। अब राना साहब ने इंकशाफ किया कि ये तजवीज़ तो ज़ेर गौर है। लेकिन क्या वोटर की उम्र 18 से 25 बरस हुकूमत बढ़ा पाएगी? आइन में कहाँ छेड़छाड़ करनी है? और क्या किसी दुनिया के मुल्क में वाकई 25 बरस की उम्र है? पूरी दुनिया में आप सोचें ना कि दीगर ममालिक में वोट डालने की अहलियत है क्या? और राना साहब की जो तजवीज़ है, उन्होंने कहा कि अगर पार्लिमान में आने वाला शख्स 25 बरस का है तो उसे मुंतखब करने वाला भी 25 बरस का होना चाहिए। ये दलील किस कदर बेबुनियाद है, इसका जायज़ा हम लेंगे कि सीएसपी अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक सेकंड लेफ्टिनेंट, एक जज, एक टीचर, वो कितनी उम्र में मुंतखब होता है। और तो और सबसे पहला बुनियादी एतराज़ मेरा ये है कि गाड़ी आप चलाते हैं ना, तो उसके लिए आपको 18 बरस की उम्र होनी चाहिए, फिर लाइसेंस मिलता है, फिर आप गाड़ी चला सकते हैं। तो फिर ये इस जो राना साहब की दलील है उसके हिसाब से तो होना ये चाहिए कि गाड़ी में बैठने वाला भी फिर 18 बरस का हो, है ना बात? लेकिन ये कहानी है क्या, ज़रा खोल के बयान करूंगा कि राना साहब इस बात का इंकशाफ करने पे मजबूर क्यों हुए। असल खबर वैसे ये नहीं है। मैंने आज ईरान का जिक्र करना है कि वो अमेरिका ने 5 तजावीज़ जवाब में दे दी हैं। ईरान की भी नई 5 तजावीज़ आ गई। और जब मैं आपसे मुखातिब हुआ आज शाम, तो यूएई के एक जौहरी प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद खदशा है कि कशीदगी बढ़ जाएगी। ईरान उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। अगेन मेरा खदशा इसराइल की जानिब जाएगा। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब की सलीम साफ़ी साहब के साथ गुफ्तगू थी ना, पिछले 18, 20, 25 घंटों में पूरा पाकिस्तान, तमाम दानिश्वर, तज्ज़िया निगार, रिपोर्टर, सहाफ़ी, आम सारिफीन वो वोटर की उम्र के पीछे पड़े रहे। आपको पता उसमें ख़बर क्या थी? मैंने पूरी ख़बर उनकी पढ़ी और प्रोग्राम भी देखा। वो ये चाहते हैं, उन्होंने कहा कि आइनी ओहदों से मुताल्लिक कुछ लोग हैं जो सदारती निज़ाम को बेहतर समझते हैं। गल समझ रहे हो मेरी तुसी? लेकिन अक्सरियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ही बेहतर है। वोटर की उम्र बढ़ाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी हमसे नाराज़ नहीं। बिलावल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उनके बगैर तरमीम करना मुमकिन नहीं। 28वीं तरमीम का हमें इंतज़ार है। पानी की तरसील, नहरों का मामला और एनएफसी वार्ड, इसके ऊपर गौर होगा। बीएसपी बेनजीर प्रोग्राम ये सूबों को देने की तजवीज़ है। और राना साहब ने फरमाया कि इसके साथ कि अफवाज से मुतालिक कोई नई शिक उसमें मौजूद नहीं है, और 28वीं तरमीम जब आएगी तो बुनियादी मसाइल हमारे उससे हल हो जाएंगे। असल खबर आपने सुन ली क्या है? मैं रिपीट करता हूँ। आइनी ओहदों से मुतालिक कुछ लोग हैं जो सदारती निज़ाम को बेहतर समझते हैं। असी पिछे पे हुए हैं, 18 साल तो 25 साल की उम्र दी ए कहानी है। ये बादशाह, ये एक अरसे से ख्वाब ख्याल कहीं पाया जाता है कि मुल्क में तरमीम करके सदारती निज़ाम का नफाज कर दिया जाए, अस्करी हुकाम जो हैं उन्हें भी एम्पावर किया जाए। ये ख्वाब ख्याल पाया जाता है। जैसे वोटर की उम्र 18 से 25 करने की बात है, जो अब हकीकत में बदलती दिखाई दे रही है, एटलीस्ट इनकी गुफ्तगू में। हालांकि तारड़ साहब कल परसों जस्टिस कार्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे लाहौर में, वो कह रहे थे नहीं अभी ऐसी कोई तरमीम जो है वो ज़ेर गौर नहीं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल हैं जिन पर बात होनी चाहिए। मसाइल क्या हैं? वो कहते हैं वफाक नहीं चलता, एनएफसी जो होता है उसका अवार्ड, उसमें कमी बेशी की जाए, सूबों को ज़्यादा शेयर जा रहा है। बीएसपी सूबों के हवाले किया जाए, कुछ वजारतें वापस वफाक को दी जाएँ, सेहत और तालीम की। सूबे फौरी ना बनाए जाए, लेकिन सूबे बनाने के लिए जो सूबाई असम्बलियाँ होती हैं उन पर इन्हिसार ख़त्म किया जाए, आइनी अदालत का किरदार बढ़ाया जाए, और वोटर की उम्र, ये है उसका खुलासा। अब पहले मैं वोटर की उम्र डिस्कस कर लूँ ज़रा, बड़ा दिलचस्प मौजू है। मैंने देखा दुनिया भर में ट्रेंड है क्या, सिवाय चंद एक ममालिक के, जैसे यूएई, उनके कौंसिल का इंतखाब होता है, उसमें जो लोग वोट डालते हैं 25 साल उनकी उम्र है यूएई में।
عمان میں 21 برس عمر ہے، کویت میں 21 برس ہے، باقی جو ممالک ان کے نام بھی نہیں آپ نے سنا ہوں گے، ٹونگا وغیرہ اور اس طرح کے جو ممالک ہیں چھوٹے ممالک ہیں. لبنان میں 21 سال اور سنگاپور میں 21 سال. دیٹس اٹ. پوری دنیا میں نے اس کا جائزہ نکالا، 86% سے زائد ممالک جو ہیں، 230 سے زائد ممالک ہیں، وہاں ووٹر کی عمر 18 برس رکھی گئی ہے. ووٹر کی عمر آپ بے شک 40 برس کر دیں، 30 برس کر دیں، 35 کر دیں، 50 کر دیں، موتیاں آلیو فرق نہیں جے پینا، کیونکہ آپ نے پچھلے الیکشن میں جو ووٹ ڈالا اس کا ڈیٹا، اس کا انالیسز نہیں کیا، اور جو 18 سے 33 برس کی بریکٹ ہے اس کی پرسنٹیج نہیں نکالی. آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر ہے، جس میں سے 18 سے 45 برس کی عمر والا جو ووٹر ہے اس کی پرسنٹیج بنتی ہے تقریباً 70%. تو کیا کیجئے گا؟ پھر آپ نکال دیں 18 سال والا، پھر کیا کیجئے گا؟ اور وہ 70% جو بنتی ہے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ یوتھ بلج زیادہ ہے، یعنی نوجوان زیادہ ہیں پاکستان میں. تو آپ 18 کے بعد 25 کر لیں، 25 کے بعد 30 کر لیں، فرق کوئی نہیں پڑنا. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے اکثر ممالک میں یہ عمر جو تھی 21 برس تھی، پھر 20 سال ہوئی، اور پھر اکثریت میں یہ 18 برس تک طے ہو گئی. بلکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے انڈونیشیا، برازیل، ارجنٹین اور آسٹریا، جہاں پہ عمر 17، 16 اس کے آس پاس بھی ہے کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. لوگ امپاور کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ ووٹ ڈالیں، سسٹم کو سمجھے، لیکن ہمارے ہاں تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے، ٹوٹل الٹی بہتی ہے. اب اس کے اوپر کچھ اعتراضات آئے، بڑے دلچسپ اعتراضات. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو سیکنڈ لیفٹننٹ جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے FAFSC کر کے نوجوان، مجھے بھی اتفاق ہوا تھا، کامیابی سے منتخب ہوئے لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکے، تو FSC کے بعد تو اس کی عمر ہونی چاہیے 17 سے 18 برس. پھر گریڈ 17 میں اگر کوئی ٹیچر بھرتی ہوتا ہے تو اس کی عمر بھی 20-21 برس ہوتی ہے. CSS پاس کرنے والا جو بابو صاحب ہے، وہ لاٹ صاحب ہمارا، اس کی عمر جو 21-22 برس بنتی ہے. سول جج کی عمر 22 برس بنتی ہے، لیکن ووٹ ڈالنے کی عمر 25 برس رکھنی ہے. کیسے فیصلہ ساز ہیں ویسے؟ کتنے عقل مند ہیں؟ ان کو داد تو دیجیے، آپ کھل کے داد دیجیے انہیں. اب دو چیزیں اور. رانا صاحب کہتے ہیں اگر 25 سال سے پہلے الیکشن نہیں لڑ سکتا بندہ تو پھر اس کی عمر بھی 18 سال کر دیں، کیونکہ جو بندہ ایوان میں 25 برس کی عمر میں جاتا ہے اس کو منتخب کرنے والے کی عمر بھی 25 برس کر دیں. اس کے اوپر میں نے آپ کو مثال دے دی تھی پہلے گاڑی والی، کہ پھر 18 برس کی عمر سے پہلے بندہ بھی نہ بیٹھنے گاڑی میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 25 برس عمر کرنے کے بعد کیا آپ وہ نتیجہ حاصل کر لیں گے جس کی وجہ سے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جواب نہیں. اب آ جائیں دوسری مدعا کہ یہ رانا صاحب نے آئینی عہدوں سے متعلق کچھ لوگ ہیں جو صدارتی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ اسلام آباد پنڈی میں ہمیشہ کچھ 3 ماہ 6 ماہ کے بعد نا ایک کھچڑی پکتی ہے، پلاؤ پکتا ہے، متنجن پکتا ہے. یہ عادت ہے ہمارے جڑواں شہروں کی. ملک اگر بہت بہترین طریقے سے بھی آگے بڑھ رہا ہو پھر بھی پلان اے، پلان بی، پلان سی بنتا رہتا ہے. ملک اگر نازک صورتحال سے گزر رہا ہو، جو اکثر گزر رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، تو بھی یہ پلاننگ ہوتی رہتی ہے. تو یہ ہر کچھ ماہ کے بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے فیصلہ سازوں کے ذہن میں نت نئے خیالات آتے ہیں. حالانکہ ہم صدارتی نظام بھگت چکے ہیں، ایوب خان کو دیکھ چکے، ضیاء الحق کو دیکھ چکے، مشرف کو دیکھ چکے، سب کچھ دیکھ چکے. جمہوری نظام پہ واپس ہم آتے ہیں، پارلیمانی نظام کے اوپر. رانا صاحب نے اصل میں کیا کمال. اب میں آپ کو دلچسپ ترین نقطہ اور خبر دینے لگا ہوں. رانا صاحب نے بیچ چوراہے کے ہنڈیا پھوڑ دی. رانا صاحب کی سیاست سے کریں آپ اختلاف، نون لیگ کو کریں پسند یا ناپسند، میں ایک صحافی کے طور پر آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ یہ کام صرف رانا ثناء اللہ جیسا ایک سینئر سیاستدان کر سکتا تھا کہ اس نے یہ بات کر دی کہ آئینی عہدوں سے متعلق کچھ لوگ ہیں جو صدارتی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ بنا دیا. یہ بات اگر کہیں زیر بحث بھی تھی تو ہو سکتا بھی پبلک نہ ہوتی. تو انہوں نے پبلک کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. سیاسی جماعتیں اس سے بڑا خوش ہوں گی کہ رانا صاحب نے یہ بات پبلک کر کے در حقیقت اس خواہش اور اس پیش رفت کے آگے ڈکا لگا دیا ہے. باقی 18 سے 25 والی جو کہانی ہے وہ ان سب کی اپنی خواہش بھی ہے. لیگی ہوں، پیپلی ہوں، ان سب کی اپنی خواہش ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ووٹر کی اکثریت PTI خان صاحب کو چاہتی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ 25 برس عمر کر دی گئی تو پھر شاید حالات بدل جان. میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالات تب بدلیں گے جب آپ دل لوٹیں گے
اور وہ کب لوٹے جاتے ہیں؟ جب مینڈیٹ اصلی ہو، تگڑا ہو، ڈیلیوری ہو، کام ہو، اکانومی ٹھیک ہو، روزگار کا پہیہ چلے، نوجوان بے روزگار ہونے کی بجائے روزگار پہ ہوں تو پھر خود ہی دل پلٹ جاتے ہیں۔ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ भी लाया सी, पिछले इंतखाबात में भी लगाया था। बहरहाल ये है सबसे बड़ा मुद्दा आज इस मुल्क का। लेकिन राना साहब को दाद दे दें उस बात पे, मेरी फरमाइश पे आप अगर दाद दे दें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि उन्होंने पेशकदमी रोक दी वो बात करके। बारकैफ आनी है तरमीम, देखिए अब बजट से पहले आती है या उसके बाद आती है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो ये है कि कुछ ताख़ीर इसमें मज़ीद हो जाए। अब यूएई के ऊपर आप जानते ही हैं, मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। देखिए इसमें सऊदी अरब एक पैक्ट जो है वो प्रपोज कर रहा है ईरान को, 4-5 दिन पहले अर्ज़ की थी। वो चाह रहे हैं कि नॉन हॉस्टाइल पैक्ट हो ईरान के साथ, कि हॉस्टिलिटी ना हम करें, जंगें ना करें, झड़पें ना करें, और एक पुरअमन मुआहदा बकाए बाहमी का वो करें। इस बीच में यूएई चूँकि सिंगल आउट हो चुका, इसराइल ने भांडा फोड़ दिया, वो सारा जानबूझ के नेतन्याहू कर रहे हैं ताकि खबर दे रहे हैं कि हमारे खुफिया दौरे हुए, तो वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि यूएई मजबूर हो जाए, सिंगल आउट हो जाए और वो अरब रियासतों के साथ अब मज़ीद ना चल सके, और ऐसा हो भी रहा है। तो इस बीच में जैसे जैसे कोई अमन की तरफ, पीस की तरफ जाते हैं तो शरारत हो जाती है। अब ताज़ा खबर देख लें, यूएई का जो जौहरी पावर प्लांट है जो कि वाक़या है अल दफरा रीजन में, अब मुझे नहीं मालूम ये कहाँ है, लेकिन ये कोई इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है, बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो यूएई में वाक़या है, वहाँ पे ड्रोन हमला हुआ और उसके इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लगी है। ज़ख्मी कोई नहीं हुआ, ताबकारी भी अभी तक नहीं फूटी वहाँ से, लेकिन ये हमला बड़ा संगीन और संजीदा है कि आपने जौहरी पावर प्लांट पे हमला किया। किसने किया? ईरान तो ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन ईरान की जानिब उंगलियाँ उठ रही हैं। तो ये अगेन यूएई को ईरान के सामने, ईरान को यूएई के सामने लाने की एफर्ट है इस हमले में। इस बीच में जो 5 निकात जो ईरान में जो हुकूमती या पासदारान के करीब तरीन समझा जाने वाला मीडिया आउटलेट है, वैसे तो तमाम मीडिया आउटलेट उनके तकरीबन हुकूमती ज़ेर-ए-साई हैं, लेकिन पासदारान के करीब रहने वाला जो है उसको फारस न्यूज़ कहते हैं। उसने 5 निकात बताए हैं कि ट्रंप ने ये 5 निकात नया फार्मूला ट्रंप का ये है और ईरान का ये है। क्या है वो? ईरान ने ये कहा था, अब नई जो तजावीज़ हैं, कि तमाम मुहाज़ बिलखुसूस जो लबनान में जारी जंग है उसका मुकम्मल खात्मा हो। नंबर 2, ईरान पर जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ आयद हैं, सैंक्शंस, वो ख़त्म की जाएँ। नंबर 3, ईरान के जो एसेट्स फ्रीज़ हैं, मुंजमद असासे हैं, वो बहाल किए जाए, कर्से से उनके असासे दुनिया भर में वो फ्रीज़ किए गए, बहाल किए जाए, उनका हक़ है। नंबर 4, ईरान को जंगी हर्जाना अदा किया जाए, जो नुकसान हुआ वो हर्जाना अदा किया जाए। नंबर 5, आबने हुर्मज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। अब ये 5 शराइत तो ईरान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री, अगर कोई दुनिया का मुल्क इसे मान ले, जो कि नहीं मान रहा। तो जवाब में नई जो 5 तजावीज़ दी ट्रंप ने, वो बड़ी खौफनाक हैं। वो सुने क्या हैं? वो कहते हैं कि जंगी हर्जाना ईरान को नहीं दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से, 1। नंबर 2, जो 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले किया जाए। नंबर 3, सिर्फ हम एक ईरानी जौहरी तनसीब को बरकरार रहने देने के हक़ में हैं, सिर्फ एक, बाकी बंद करें। नंबर 4, जो मुंजमद असासे हैं उसका हम 25% भी देने को तैयार नहीं। नंबर 5, मुज़ाकरात तमाम मुहाज़ों पर जंग के ख़ात्मे से मशरूत। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें कॉमन हैं, तमाम मुहाज़ों पर जंग का ख़ात्मा, और ईरान भी कह रहा है तमाम मुहाज़ों पर जंग का ख़ात्मा। इसके अलावा कोई और शय यहाँ पे कॉमन नहीं है। जो इन्होंने कहा है कि यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाए, ईरान नहीं मानेगा। ईरान ये तो मान सकता है जंगी हर्जाना ना दिया जाए, ईरान ये मान सकता है कि जौहरी तनसीबात कम की जाएँ, मुंजमद असासे भी, लेकिन ये यूरेनियम इनके हवाले किया जाए, इसके ऊपर डेडलॉक होगा। तो अब आने वाले 2-4 दिनों में इसका अल्टीमेट जो फेज़ है वो आना है, और मेरा ख्याल अभी आखिरी और मंतकी अंजाम की जानिब सूरत हाल बढ़ रही है। ट्रंप इसमें धमकी वाला लब्बो लहजा भी इख्तियार कर रहे हैं। मोहसिन नकवी भी इसलिए ईरान गए हुए थे उनकी क़यादत से मिलने, कि वो भी एक फ़ाइनल रोल प्ले करने गए थे कि अब ये सूरत हाल है, अब ये है प्लेट में, अब आप बताइए क्या करना है, आगे बढ़ें, कोई ना कोई कूगी मार लो इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए। मुझे आज के लिए आप इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे होगी शाम के व्लॉग, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।